अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, चाइना के हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और सऊदी अरब, इज़राइल और सऊदी अरब के हवाले से। लेकिन पहले मेन इशू काराबाख, जो कि आर्मेनियन मेजॉरिटी एरिया है लेकिन आज़रबाईजान के कब्ज़े में है। नागोर्नो काराबाख इसका नाम है। एक्चुअली ये आर्मेनियन मेजॉरिटी एरिया था। आर्मेनियन का मसला ये है कि ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में तुर्की ने आर्मेनियन जेनोसाइड किया था और आर्मेनिया के मिलियंस ऑफ लोग मार दिए थे और उसको इंटरनेशनली जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। और तुर्की के ऊपर बार बार ये प्रेशर आता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और आर्मेनियन से माफ़ी मांगें। लेकिन तुर्की की अरबगान गवर्नमेंट हठधर्मी ज़िद पे है कि नहीं, हम इसको आर्मेनिया जेनोसाइड एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन वो बहरहाल आप हिस्ट्री में जाएं, आप इसको रिकॉग्नाइज करें कि ना करें, ये एक जेनोसाइड ऐसा ही था जैसे मुस्लिम एम्पायर्स ने इंडिया में हिंदुओं का जेनोसाइड किया, लगातार किया, बार बार किया। और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कई बार मुख्तलिफ इलाक़ों में हिंदू जेनोसाइड होते रहे। इसी तरह ये आर्मेनियन जेनोसाइड था। लेकिन अब ये आप जो नक्शे में देख रहे हैं, ये लाल कलर का जो हिस्सा है ये आर्मेनिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला नागोर्नो काराबाख का एरिया है। ये जब रशियन एम्पायर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन बना तो रशिया ने अपनी साइज़ और अपनी मिलिट्री पावर के ज़रिए कई कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, ये सब। लेकिन जब 91 में ये टूटी तो ये सब रियासतें आज़ाद हुईं। 1921 में 1917 में सोवियत यूनियन बनता है और उसके बाद 1921 में सोवियत यूनियन ने ये नागोर्नो काराबाख का एरिया, जो कि आर्मेनिया का था, वो आज़रबाईजान, क्योंकि वो सारी स्टेट सोवियत यूनियन के दरमियान थी ना। सोवियत यूनियन का नाम ही ये था कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एक लूज कन्फेडरेशन। लेकिन ज़ाहिर डिक्टेटर स्टालिन और क्रोश्चेव और लेनिन और ब्रेज़नेव और ये सब कंट्रोल इसके ऊपर सख्ती से रखा हुआ था और कोई ह्यूमन राइट्स, कोई सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी। तो सारा फैसला मॉस्को से होता था। तो मॉस्को ने आर्मेनिया का जो हिस्सा था, ये काराबाख, ये आज़रबाईजान में 1921 में शामिल कर दिया। और उस वक्त ज़ाहिर रशियन मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई उसके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सका। लेकिन ये एक परमानेंट प्रॉब्लम एरिया रहा बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो इन लोगों ने आर्मेनिया के साथ जाने की कोशिश की और आर्मेनिया की मदद से एक जंग शुरू हुई आज़रबाईजान के साथ इस इलाके में। और इस इलाके के आर्मेनियंस ने आर्मेनिया कंट्री की मदद से आज़रबाईजान से एक जंग की। लेकिन 1994 में एक सीज़ फायर हुआ, जिसमें ये तय हुआ था कि काराबाख के एरिया को एक ऑटोनॉमी दी जाएगी और ये आज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन ये ऑटोनॉमिस होगा और अपने फैसले खुद करेगा। इस जंग में 30,000 लोग मारे गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि आज़रबाईजान तुर्की की मदद से वहाँ पे सख्तियाँ करता रहा और वहाँ के सारे फैसले करता रहा, और जिसके नतीजे में फिर वापस वहाँ पे जंग शुरू हुई। क्योंकि 2020 में एक वापस जंग शुरू हुई, जिसमें आज़रबाईजान ने 6 हफ्ते की जंग में 6,500 आर्मेनियन मार के वापस जीता। और एक सीज़ फायर रशिया ने
नेगोशिएट करवाया और रशिया ने अपने 2000 फौजी भी वहाँ पे सीज फायर को मेंटेन करने के लिए लगा दिए। 2020 की जंग में पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेस और तुर्की की रेगुलर फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ तुर्की और पाकिस्तान का क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप ISIS आर्मेनिया के खिलाफ लड़े और उस वक्त यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने आर्मेनिया को हथियार देने से मना कर दिया। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया ने भेजी थी आर्मेनिया के लिए, लेकिन तुर्की और ISIS टेररिस्ट ग्रुप और पाकिस्तान की मदद से आज़रबाईजान ने फिर वहाँ पे विक्ट्री हासिल की और आज़रबाईजान ने 2022 में अचानक लेचिन कॉरिडोर बंद कर दिया। लेचिन कॉरिडोर वो रोड है जो इस काराबाख रीजन को आर्मेनिया से कनेक्ट करता है। ये अकेली रोड थी जो आर्मेनिया तक जाती थी काराबाख रीजन से, लेकिन इसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई, मेडिसिन शॉर्टेज हो गई और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे बढ़ गया। और उसके लिए फिर ज़ाहिर है वहाँ पे आर्मेनिया के लोग जिस तरह होता है प्रोटेस्ट करते रहे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। फिर सितंबर 2023 लास्ट मंथ आज़रबाईजान ने वापस एक भरपूर मिलिट्री अटैक किया विद द हेल्प ऑफ तुर्की और कई लोग मार दिए और इतना ख़तरनाक हमला किया कि वहाँ के जो बागी थे, आज़रबाईजान की नज़र में बागी थे लेकिन आर्मेनिया की नज़र में वो मुजाहिद थे, उन्होंने फ़ौरन हथियार 24 घंटे के अंदर डाल दिए और उन्होंने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट को यहाँ से डिसॉल्व करते हैं और अब हम समझते हैं कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन भाग गई इस इलाके को छोड़ के। काराबाग की आधी पॉपुलेशन आज़रबाईजान के इस हमले के बाद चली गई कि अब उनको पता है कि आज़रबाईजान यहाँ पे हमें जीने नहीं देगा। और इतनी सख्ती जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने रखी है, इससे ज़्यादा सख्ती वहाँ पे कर दी गई। और फिर ये रिलीजन का भी मसला है, तो इसलिए फिर वहाँ से लोग भाग रहे हैं और अब वो पूरा आज़रबाईजान के कब्ज़े में जा चुका है। अमेरिका, जर्मनी वगैरह यूरोपियन यूनियन ने इसको कंडेम कर रहे हैं और वही चीज़, क्योंकि ये इनके एजेंडे में आता नहीं है। यहाँ पे कोई पेट्रोल के कुएं नहीं है, यहाँ पे कोई सोने की कानें नहीं है, यहाँ पे कोई सद्दाम हुसैन या लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी की तरह कोई ख़जाने नहीं भरे हुए, अमीर मुल्क नहीं है, तो अमेरिका और यूरोप के एजेंडे पे आता नहीं है ये। और फिर जाहिर है ये डायरेक्ट एक सोवियत यूनियन रशिया से पंगा भी बनता है, तो इसलिए इन लोगों ने खाली कंडेम करने की हद तक वो किया है। और यूनाइटेड नेशंस ने 30 साल बाद अपना एक डेलीगेशन वहाँ पे पीस डेलीगेशन भेजा है। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की भरपूर मदद करने का ऐलान किया है। ऑल दो पाकिस्तान खुद एक भिखारी है और भीख पे इसका मुल्क चलता है, तो ये 3-4 जंगें देख चुका है ये रीजन, और अब इस रीजन का ये एक फैसला हो चुका है कि अब ये परमानेंटली आज़रबाईजान की तरफ चला गया और आज़रबाईजान ने गैर इंसानी इनह्यूमन मिलिट्री पावर के ज़रिए इस इलाके को तबाह कर दिया। ये इस इलाके की सूरत हाल है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा चाइना की तरफ मैं बात करना चाहूँगा कि देखें अमेरिका की जो इकोनॉमी डेवलप हुई और अमेरिका एक इंटरनेशनल पावर की हैसियत से जो डेवलप हुआ ना, उसमें मेन अमेरिका की इकोनॉमिक रिवाइवल किसी भी कंट्री की होती है ना, वो कंस्ट्रक्शन उस पर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, और यही चीज़ हमने दुबई में देखी। दुबई में इतना ज़्यादा कोई पेट्रोल वगैरह का उसका नहीं है, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे आप देखें कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंट और कितने घर और अपार्टमेंट हैं। मतलब दुबई की जो लोकल अपनी पॉपुलेशन है, यूएई नेशनल पॉपुलेशन है जितनी, उससे मेरा ख्याल है 10 गुना घर हैं उधर। फॉरेनर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको परमानेंट वीज़ा मिलता है, वो ख़रीदते हैं घर बना। और कंस्ट्रक्शन के ऊपर दुबई ने जो डेवलप किया है उसने बाकी अरब कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। इतना सा दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़
होती है, और इसी को चाइना ने अपनाया, इस मॉडल को। और चाइना का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखें तो इट्स ह्यूज। और उससे फिर क्या हुआ कि जब चाइना ने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ज़्यादा घर बनाने शुरू किए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, कि एजुकेशन भी अच्छी थी, तो इसलिए स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा वो थी उधर। तो दुनिया भर की, ख़ास तौर पे अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर ने चाइना में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। और चूंकि अमेरिका में लेबर महंगी है, चाइना में लेबर सस्ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम पड़ती है, तो वो सब चाइना की तरफ गए। और चाइना की नॉन डेमोक्रेसी, जो कि अमेरिका का एक मॉडल रहा है, एक डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में ये लाने के लिए फ़ौज भी भेजते हैं, लेकिन चाइना के लिए इन्होंने ये मॉडल फेल कर दिया, और चाइना में डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करके सब ने अपने अपने यूनिट्स वहाँ लगा दिए। ऐसे में चाइना ने, मेरी अभी एक चाइना में रहने वाले एक इंडियन से काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि ज़ाहिर है अब आप चाइना से, वो मुझसे बात कर रहे थे फ़ोन के ज़रिए, तो इट वाज नॉट वेरी सेफ, तो हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल में रह के बात की। तो उन्होंने बताया कि 1.5 बिलियन घर बनाए हैं चाइना ने अब तक। 1.5 बिलियन, यानी अगर आप 4 की एक फैमिली लगाएं, 4 की एक फैमिली लगाएं, तो 4 बिलियन लोग उसमें, 4.5-5 बिलियन लोग रह सकते हैं, जबकि चाइना की आबादी तो 1.4 बिलियन है। अब इतने घर बना के वो बेकार पड़े हैं। अब ये दुबई तो नहीं है ना, दुबई में तो दुनिया भर के लोग जाके रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की वो है छूट, ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम है, फिर वो सिविल लिबर्टीज एक हद तक आज़ाद हैं, वहाँ पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आम आदमी वहाँ पे फर्स्ट क्लास रह रहा है। चाइना में कौन जाके रह रहा है? चाइना में तो चाइनीज ही इतने हैं, तो किसी को ना जॉब मिल सकती है, बाहर वाले को ना उसको, और उसको फिर ज़बान सीखने का मसला होता है। दुबई में तो इंग्लिश चलती है, सब पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं। तो चाइना ने इतने घर बना दिए, और उसमें इतना इंटरनल डेट लग गया, इतना कर्जा हो गया इंटरनल लोकल बैंकों का, कि अब वो चाइना से, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और चाइना को अब एहसास हो रहा है कि हमने ये फजूल का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। ऑल्दो कि चाइना का इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.4 ट्रिलियन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे जापान है 1.37 ट्रिलियन, फिर स्विट्ज़रलैंड 1 ट्रिलियन, रशिया 600 बिलियन, इंडिया 588 बिलियन। आई डोंट नो इसमें अमेरिका, फ्रांस वगैरह क्यों नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चाइना का, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि चाइना ख़त्म हो रहा है, लेकिन चाइना का इकोनॉमिक बबल फटना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये जिस हिसाब से इन्होंने घर बनाए हैं वो उनके गले पड़ गए हैं, और अब वो सारा डेट है और वो खाली घर पड़े हैं, बोझ बन गया है इनके ऊपर। तो अजीज़ दोस्तों, ये मुख्तसरन मैंने चाइना के हवाले से कुछ चीज़ें बताई। आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि सऊदी अरब और इज़राइल बड़ी तेज़ी से करीब होते जा रहे हैं, और एनी डे ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा। और जिस दिन सऊदी अरब इज़राइल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एम्बेसीज खुलती हैं, तो पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक को छोड़ के बाकी तकरीबन इस्लामिक कंट्री फिर इज़राइल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे। और सऊदी अरब ने इसको रियलाइज़ कर लिया है कि इस दुनिया में अगर अब तरक्की करनी है तो यू हैव टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करना है। यानी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मॉडल को फॉलो कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान। नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी पॉलिसी को रखा है। एक तो ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
भरपूर इकोनॉमिक रिवाइवल, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, बिजनेस एटमॉस्फेयर भी बिल्ड हो रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां आके अब इधर लगा रही हैं, तो आगे आप देखें कि किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, एयरपोर्ट्स हों, सी पोर्ट्स हों, ट्रेन स्टेशंस हों, ट्रेन के रूट्स हों, वंदे मातरम जैसी ट्रेनें हों, रोड नेटवर्क हो हर लिहाज से। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जैसे टॉयलेट्स, इंडिया के ऊपर हमेशा एक धब्बा लगा हुआ होता था कि टॉयलेट नहीं होते, हर जगह टॉयलेट्स की कमी को पूरा किया गया। घर घर पानी नलकों में जा रहा है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की कंटिन्यूस सप्लाई, और ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान था। और तीसरा था कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी आपने अपनी प्रेजेंस दिखानी है। जैसे भारत हमेशा बंद कमरे में रहता था, वो बेटर मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं था। आज भारत दुनिया के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बोल रहा है। तो यही चीज़ अब मोहम्मद बिन सलमान भी कर रहा है कि चाइना से भी मिल रहा है, रशिया से भी मिल रहा है, अमेरिका से भी दोस्तियां कर रहा है, तुर्की से भी वो कर रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड के भी करीब आ रहा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहा है। ये सब चीज़ें फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन सलमान हैं। इसी का एक कनेक्शन, इजराइल हमेशा से एक पंगा रहा है, ये रिलेशनशिप का मसला वो भी सॉल्व कर रहा है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो सऊदी अरब कर रहा है, वो आप देखें, नियोन सिटी बना रहा है, रियाद 2030 के नाम से जो प्रोजेक्ट है, उसने वेस्ट को हिला के रख दिया है कि वो इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि शायद दुबई के लेवल पे लेके आए सऊदी अरब के रियाद सिटी को। हालांकि रियाद एक टोटल मिडल ऑफ रेगिस्तान है, पूरा सहरा के बीच में, लेकिन उसको एक ज़बरदस्त किस्म का, ऑलरेडी इट्स ए वेरी वंडरफुल सिटी। जब मैं 1984 में सऊदी अरब जॉब करने गया था, तो मेरे फादर सेंट्रल बैंक में थे सऊदी अरब के, तो रियाद में थे वो, और वो रियाद में रहते थे। तो मैं 6 महीने अपने फादर के पास रियाद में रहा था। उस वक्त भी एक अच्छा खासा बेहतरीन सिटी था, लेकिन आज तो वो रियाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जद्दा में, जुबैल में, दहरान में सऊदी अरब का भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज़बरदस्त है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऐसा ज़बरदस्त है कि सऊदी अरब ने टारगेट रखा था कि 2025 तक सऊदी अरब की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन 2 साल पहले ही वो टारगेट अचीव कर लिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने सऊदी अरब को G20 की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिक्लेयर किया है 8.7 के ऊपर। सऊदी अरब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तकरीबन 27% इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा सऊदी अरब में प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ, आत्मनिर्भर की तरफ लेके जा रहे हैं। सऊदी अरब इज़ ऑलमोस्ट 81% सेल्फ सफिशिएंट। वो सऊदी अरब जिसमें सिवाय पेट्रोल का कुछ नहीं बनता था, और हम जब 70s और 80s में वहाँ रहते थे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंपोर्ट होती थी। मुझे याद है कि जब मैं 84 से 87 सऊदी अरब में जॉब करता था, उस पीरियड के दौरान ये ऐलान हुआ था कि अब सऊदी अरब गंदम, व्हीट, गेहूँ की प्रोडक्ट में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। दैट वाज अ मार्वलस अचीवमेंट, कंसिडरिंग कि सऊदी अरब एक रेगिस्तान है। वो अगर इतनी हाई लेवल पे गंदम की प्रोडक्शन करता है, मतलब वो पाकिस्तान जो उस वक्त गंदम एक्सपोर्ट करता था अब इंपोर्ट करता है। फर्टाइल लैंड्स ऑफ इंडिया पूरी पाकिस्तान के पास आई थी, लेकिन आज गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हुआ है। और सऊदी अरब जो आज उस वक्त इंपोर्ट करता था, अब सऊदी अरब दुनिया भर में गंदम गरीब मुल्कों में बांट रहा है। तो सऊदी अरब की लोकल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन यूनिट्स और कई चीज़ें, जैसे टेस्ला के साथ अभी एलन मस्क के साथ मोहम्मद बिन सलमान की कुछ बातचीत हुई है, और टेस्ला अब सऊदी अरब में अपना यूनिट लगा रहा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि सऊदी अरब एक ज़बरदस्त करेक्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकली भी सऊदी अरब
डिप्लोमेटिकली दुनिया भर के कंट्रीज़ के साथ इस वक्त बराबर चल रहा है। एक ज़माना था कि सऊदी अरब के ऊपर ये ठप्पा लगा था कि ये अमेरिका का बगल बच्चा है और अमेरिका के कब्ज़े में है और जो अमेरिका बोलेगा वो ये करेगा। लेकिन आज सऊदी अरब के रशिया के साथ भी ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ भी ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह सऊदी अरब के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ताल्लुकात हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये आज का प्रोग्राम इन 3 टॉपिक पे था। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।